हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसको देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो गाइज, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था किस तरीके से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो सुपर पावर्स निकलकर हमारे सामने आई, दैट इज़ USSR एंड USA। और उनमें काफ़ी समय तक राइवलरीज चलती रही जिसे हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल में ये जो वॉर था ये था आइडियोलॉजीज़ का वॉर। हमने देखा था जो USA है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था एंड USSR फॉलो कम्युनिस्ट। और धीरे धीरे दोनों ही ग्रुप, दोनों ही गैंग्स अपने अपने मेंबर्स छोटी छोटी कंट्रीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया था। हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो अलग अलग मेंबर्स थे दोनों गैंग्स के, दोनों ग्रुप्स के, दोनों पावर्स के, किस तरीके से वहाँ पर कोल्ड वॉर के बेसिस पर शूटिंग वॉर्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सो द एरिया वेयर क्राइसिस एंड वॉर ऑकर्ड और थ्रेटेंड टू ऑकर बिटवीन द अलाई सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली उन एरियाज़ की बात करी जा रही है जहाँ पर कोल्ड वॉर की वजह से जो शूटिंग वॉर्स पर्टिकुलर एक कंट्री में स्टार्ट हो चुके थे, है ना। सो द कोल्ड वॉर वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल शूटिंग वॉर्स। अब ये जो वॉर्स हो रहे थे वो कहाँ कहाँ हो रहे थे, यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ कोरिया में 1950 से लेकर 53 के बीच में ऐसे शूटिंग वॉर्स स्टार्ट हो गए थे। बर्लिन में 1958 टू 62 और द कॉन्गो में 1960s के आसपास इस तरीके के वॉर्स स्टार्ट हो गए थे। धीरे धीरे ये एक शूटिंग वॉर में भी कन्वर्ट होने लगा था। सो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज वन ऑफ द की लीडर ऑफ NAM, इस NAM के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, प्ले अ की रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। ठीक है, तो ये क्या किया, नेहरू जी कोरिया में गए और वहाँ पर जो वॉर्स हो रहे थे ना, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर जो वॉर हो रहे थे, उन वॉर्स को वहाँ पर उन्होंने शांत करवाया, एक मीडिएटर का काम किया। इसी तरीके से कॉन्गो क्राइसिस में जो UN सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी वहाँ जाकर क्या किया, इस तरीके के वॉर्स को शांत कराया। ठीक है, सो द US एंड USSR डिसाइड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हो रही थी, है ना, बेसिकली जो दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों गैंग्स थे, उनके जो मेंबर्स थे वो भी आपस में क्या करने लगे थे, लड़ने लगे थे, उनमें भी वॉर होने लगे थे, शूटिंग वॉर्स स्टार्ट हो गए थे। तो ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं US और USSR को अब कोलेबरेट होना पड़ा। इसके पीछे रीज़न ये भी था कि दोनों के ही पास काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर थी। तो क्या होता है, जब भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, पावर्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, तो उनको टाइम टू टाइम टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो बाय टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरी पावर जो हो वो समझने लगे कि जो दूसरा नेशन है वो हम पर क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से एक न्यूक्लियर वॉर भी क्रिएट हो सकता था। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए USSR और USA ने एक डिसीजन लिया कि अब हमें कुछ चीज़ों पर क्या करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड लेवल पर सामने आना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। 2 साइडेड साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 3 सिग्निफिकेंट जो एग्रीमेंट्स थे, ट्रीटी थी, वो साइन करी। द फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम LTBT के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऐसा एग्रीमेंट किया गया कि बोथ द पावर्स मतलब USA और USSR अब क्या करेंगे, जो भी उनके पास वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनकी टेस्टिंग में वो लगा देंगे बैन। ओके, तो क्या होता है कि इस तरीके की जो भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी, या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह जो भी होती हैं, उनकी जब भी टेस्टिंग होती है तो वो या तो अंडर वाटर होती है, अंडरग्राउंड होती है, या फिर स्पेस में होती है। तो इस तरीके की जो भी टेस्टिंग थी उसको कर दिया गया बैन दोनों ही नेशन से। फिर द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, NPT। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया, जो भी नए वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स थी, उनको बनाने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम में
आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, बट आप एक दूसरे को उसके लिए क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। द थर्ड वन इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं, जैसे कि आप देखोगे क्या करते हैं कि एक जो नेशन होता है वो इस तरीके की मिसाइल्स को ऊपर छोड़ता है, मतलब एयर में, और जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो भी इधर जाती हैं और दोनों में क्लैश होता है। तो इस तरीके की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उन पर भी एक एग्रीमेंट बनाया गया कि अब उनका यूज़ भी क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर जब दोनों ही यूएसए और यूएसएसआर वर्ल्ड लेवल पर सामने आए, कोलैबोरेट किया उन्होंने, तो इन तरीके की 3 ट्रीटी पर उन लोगों ने क्या किए, साइन किए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, कम करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैलेंज टू बायपोलैरिटी। ओके, तो अब देखेंगे हम कि चैलेंजेस क्या आए बायपोलैरिटी में। बायपोलैरिटी का मतलब हम समझ चुके हैं, बायपोलैरिटी क्या, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ल्ड था वो 2 पोल्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट एंड ईस्ट। तो जो भी वेस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज थी वो बन गई थी किसकी पावर मेंबर बन गई थी, यूएसए की, और वहीं पर जो ईस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज थी वो मेंबर बन गई थी किसकी, आपके यूएसएसआर की। तो इस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड था वो 2 पोल्स में डिवाइड हो गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायपोलैरिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नैम को। अभी हमने नैम के बारे में थोड़ा सा समझा था जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब मैंने आपको बताया था। सो नैम वॉज फाउंडेड बाय 3 लीडर्स। कौन कौन थे ये 3 लीडर? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, एंड इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासिर। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 लीडर्स थे जिन्होंने नैम को फाउंड किया। इसके साथ साथ इंडोनेशिया के सुकार्नो एंड गाना के क्वामे नक्रुमा स्ट्रांगली सपोर्ट देम। ठीक है, तो बेसिकली नैम क्या था? नैम एक ऐसे नेशंस का आप कह सकते हो जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। कि क्या हुआ था कि कुछ जो मेंबर्स थे, कुछ जो कंट्रीज थी, उन लोगों ने यूएसए को ज्वाइन कर लिया था, कुछ कंट्रीज थी उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था। बट अभी भी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो अभी अभी क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी। उन लोगों ने क्या किया था, किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था, ना तो उन्होंने यूएसए को ज्वाइन किया था और ना ही उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड था वो अब 3 वर्ल्ड्स में डिवाइड हो गया था, है ना। एक जो वर्ल्ड था वो यूएसए कहलाता था, दूसरा वर्ल्ड कहलाता था यूएसएसआर, और तीसरा जो कहलाता था वो कहलाता था नैम। मतलब अब कुछ कंट्रियां ऐसी भी थी जिन्होंने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया था और ना ही यूएसएसआर को, और इनका अपना एक अलग आइडियोलॉजी हुआ करता था। द फर्स्ट नैम समिट वॉज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्रेड। ठीक है, तो बेलग्रेड में सबसे पहले इनकी मीटिंग भी हुई। ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स थे उस समय? 25 मेंबर्स भी थे, ये आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन। अब ये जो नैम था इसने क्या ऑफर किया कि जो भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, है ना, मतलब जो अभी अभी क्या हुई थी, डीकोलोनाइज्ड हुई थी, मतलब कि इंडिपेंडेंट हुई थी। जस्ट लाइक इंडिया क्या था, पहले ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। तो जैसे ही एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जैसे मैक्सिको वगैरह हुए, ठीक है ना, तो ये जो कंट्रीज थी, इन कंट्रीज को नैम ने क्या ऑफर किया, थर्ड ऑप्शन किया, दैट नॉट टू ज्वाइन एनी अलायंस, कि आप किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करें। सो नॉन अलाइनमेंट नाइदर मीन्स आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। अब ये आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी का मतलब हम समझते हैं। देखो, न्यूट्रलिटी मतलब होता है रिमेन्स अलूफ फ्रॉम वॉर, या फिर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द वॉर। तो नॉन अलाइनमेंट का जो प्रिंसिपल था वो न्यूट्रलिटी का तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका ऐसा मानना था कि 2 नेशंस के बीच अगर कभी भी वॉर होता है तो जो भी सही लगेगा उस वक्त हम उसका साथ जरूर देंगे, है ना। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी में चाहे आप लड़ो मरो, कोई भी 2 लोग कुछ भी करें, हम उस पर अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो नहीं रखते। बट जो इंडिया था या फिर नैम के जितने भी नेशंस हुआ करते थे वो अपने उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करते थे वो रखते थे। ठीक है, और आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है? अपने आप को वर्ल्ड लेवल से, वर्ल्ड अफेयर से बिल्कुल क्या कर देना, दूर कर देना, जैसा कि अमेरिका ने किया था बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो मतलब आपके वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें उससे कुछ मतलब नहीं, इस तरीके का करना। मतलब एक तरीके से अगर आप एग्जांपल के तौर पर ले लो कि आप अपने आप को एक कमरे में बिल्कुल अकेला बंद कर दो, आप किसी से मतलब ही नहीं रखो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 2 प्रिंसिपल थे इनको फॉलो नहीं करता था हमारा नैम। इट प्ले अ रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द 2 राइवल अलायंस।
मतलब जो भी दो अलाइंसेज हैं उनके बीच में जो भी राइवलरीज चल रही हैं उनके बीच में मीडिएटिंग का काम करना किसका प्रिंसिपल था, नैम का प्रिंसिपल था। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस मैप को। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है ना, तो अब वर्ल्ड जो था वो 3 अलग अलग वर्ल्ड्स में डिवाइड हो गया था। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड मतलब आप कह सकते हो यूएसए और उसके जितने भी अलाय थे, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड में यूएसएसआर और उसके जितने अलाय थे, और थर्ड वर्ल्ड किसका माना जाता था, जो भी नैम के मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। So the most important challenge in front of NAM countries was that they were LDC. LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। सो बेसिकली सबसे पहला जो चैलेंज था, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था NAM का, वो क्या था कि जितनी भी NAM कंट्रीज थी वो क्या थी, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री थी। और ऐसा क्यों था, क्योंकि वो अभी न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुई थी, है ना, मतलब अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, क्योंकि उन पर क्या हो रहा था, कई सालों से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, so the challenge for the new decolonized country was to become more developed economically and to lift their people out of poverty। ठीक है, तो इन तरीके की जितनी भी नेम कंट्री हुआ करती थी, नैम कंट्री, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आ गया कि उस पॉवर्टी को क्या किया जाए, वहाँ के लोगों की जो पॉवर्टी उसको किया जाए कम और उनको डेवलप्ड किया जाए इकोनॉमिकली। तो यहीं से ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था उसका आइडिया यहाँ से ओरिजिनेट होता है ना, कि किस तरीके से हम हमारे जो मेंबर्स हैं नैम के, जो कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉवर्टी को करा जाए कम और इकोनॉमिकली उनको क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। तो अब धीरे धीरे नैम का जो प्रिंसिपल था वो इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा था। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट रिपोर्ट इन 1972, है ना। 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई एंड उसमें क्या कहा गया, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। उन्होंने एक नई पॉलिसीज बनाई डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड डेवलपमेंट के लिए। और बेसिकली उन्होंने 4 रिफॉर्म्स उसमें रखे। तो आइए जानते हैं वो 4 रिफॉर्म्स कौन से थे। द फर्स्ट डिमांड इज LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको मालूम ही है, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था किस तरीके से जो बड़ी कंट्रीज हुआ करती थी वो छोटी कंट्रीज को अपने मेंबर्स बना लिए थे उन लोगों ने, और उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्स हुआ करते थे वो उनका यूज़ करते थे। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में तो नैम जितनी कंट्रीज थी उन लोगों ने अपनी मांग ये रखी, डिमांड ये रखी कि जितनी भी LDCs कंट्रीज हैं, मतलब लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज में क्या दिया जाए, कंट्रोल दिया जाए। द सेकेंड वन इज वेस्टर्न मार्केट एक्सेस सो दैट LDC कुड सेल देयर प्रोड्यूस। और उन्होंने कहा कि उनको एक वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस मिले, है ना। पहले क्या हुआ करता था कि वो तो इंडिपेंडेंस थे नहीं, ठीक है ना, तो क्या हुआ करता था, जो भी प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन होता था, उसको वो अपने ही कंट्री में क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। बाहर के देशों में, बाहर की कंट्री में सेल नहीं कर सकते थे। तो इसमें ये सेकंड डिमांड ये रखी गई कि एक वेस्टर्न मार्केट का हमें एक्सेस दिया जाए, ताकि जो भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसका सेल आउट हम कहाँ कर सकें, वेस्टर्न अलग अलग जगहों पर भी, मतलब अलग अलग कंट्रीज में भी कर सकें। नेक्स्ट इज रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रॉम वेस्ट। अब उन लोगों ने क्या कहा कि हम इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप तो है नहीं, इसलिए आप लोग क्या करें, जो भी वेस्ट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी, उनके कॉस्ट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। एंड द लास्ट वन इज अ ग्रेट रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो वहाँ पर भी उनको एक रोल मिल सके, वहाँ पर भी वो उनको एक तरीके से हेल्प मिल सके। बेसिकली ये 4 तरीके के जो रिफॉर्म्स थे वो नैम कंट्रीज ने वर्ल्ड लेवल पर रखे और कुछ को क्या किया गया, पूरा भी किया गया। सो द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज, है ना। तो अभी हमने देखा कि इन सारी चीज़ों से क्या होने लगा था कि जो नॉन अलाइनमेंट का जो एक नेचर था, है ना, जो कि नेचर क्या हुआ करता था कि हुआ करता था मीडिएटर का, है ना, वो अब चेंज होकर किस में होने लगा था, इकोनॉमिकल इश्यूज में ज़्यादा होने लगा था। अब वो इकोनॉमिकल इश्यूज पर ज़्यादा फोकस करने लगे थे। एज अ रिजल्ट नैम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। अब वर्ल्ड लेवल पर क्या सोचा जाने लगा कि ये जो नैम है, बेसिकली जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जितने भी मेंबर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, लोगों पर इकोनॉमिक प्रेशर
डाल रहे हैं ताकि उनके वहाँ पर क्या हो सके, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके। इन लेट 1980s नेम फेड ड्यू टू द ऑपोजिशन फ्रॉम वेस्ट एंड सुपर पावर। जितने भी सुपर पावर थे और वेस्ट थे वो सब कंट्रीज आपस में मिल गए और धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे, ये लोग क्रिटिसाइज करने लगे नैम को कि भाई शुरू में तो इनका एक मीडिएटर का काम हुआ करता था, रोल हुआ करता था, अब धीरे धीरे ये क्या करने लगे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पर ही क्या करते हैं, अब ये फोकस करते हैं। तो इस तरीके से 1980s में नैम धीरे धीरे क्या होने लगा, फेड होने लगा ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम वेस्ट एंड सुपर पावर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब हम समझते हैं कि इंडिया और इस कोल्ड वॉर में क्या रिलेशन था, क्या इम्पैक्ट होता था, ठीक है ना। सो इंडिया फॉलो अ टू वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर, है ना। तो इंडिया जो था वो क्या कर रहा था, टू वे पॉलिसी फॉलो कर रहा था रिगार्डिंग दिस कोल्ड वॉर। द फर्स्ट वन इज इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंसेस, ठीक है ना। नैम से हमको पता ही चल गया था कि इंडिया ने क्या किया, किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया। And also raised voice against the newly decolonized country become part of these alliances। और क्या करता था नैम या फिर हमारा जो इंडिया था वो क्या करता था, जो भी अभी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हुई हैं उनके पास जाता था और उनके फेवर में वॉइस रेज्ड करता था और उनसे बोलता था कि आप क्या करें, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करें, ठीक है ना। तो इस तरीके की आप कह सकते हो दो वे पॉलिसीज या टू वे पॉलिसीज यूज करता था, फॉलो करता था कौन, हमारा इंडिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज नॉट फीलिंग अवे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था कि कुछ लोग, अभी हमने देखा था कि जो वेस्ट के कंट्रीज थी और जो सुपर पावर्स थी वो आपस में मिलकर क्रिटिसाइज करने लगी थी नैम को, है ना। और जो इंडिया था, इंडिया को भी क्रिटिसाइज करने लगी थी बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ नैम। ओके, सो द पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज नॉट फीलिंग अवे। ऐसा नहीं था कि इंडिया की पॉलिसी ये थी कि हम क्या करें, अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखें। फीलिंग अवे का मतलब इन सारी चीजों से स्वयं को दूर रखना। बट वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। बल्कि वो ये चाहता था, इंडिया जो था वो यह चाहता था कि हम क्या करें, जितने भी वर्ल्ड के अफेयर हैं वहां पर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ठीक है, ताकि क्या कर सकें कि जो भी कोल्ड वॉर राइवलरीज हैं उनको कम किया जा सके और दोनों नेशंस के बीच में हम मीडिएटर का काम कर सकें। बट ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके क्या होते हैं, कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं और सपोर्टर्स भी होते हैं। तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। सो द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ नैम। तो नैम के हम थोड़े से जानते हैं क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे। सो द नॉन अलाइनमेंट गेव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, ठीक है। तो भाई नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था उससे क्या हुआ, इंडिया को एक पावर मिला टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, है ना। वो अपने क्या कर सकता था, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी डिसीजंस थे, है ना, जितने भी उनको निर्णय लेने थे वो स्वयं क्या कर सकता था, ले सकता था। एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल था कि वो दोनों में से किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे दूरियां ही बना लेगा, है ना। हमने न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि यहां पर नैम के तहत जो इंडिया था वो क्या करता था, दोनों सुपर पावर से ही क्या करता था, अपनी बनाकर चलता था, है ना। मतलब जब जिसको जरूरत पड़ेगी तो वो उससे क्या कर सकता था, अपनी हेल्प ले सकता था और समय पड़ने पर उनको भी हेल्प दे सकता था। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा था, दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बनाकर भी चल रहा था। बट कहीं ना कहीं नैम के प्रिंसिपल को कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। सो अब हम क्रिटिसिज्म ऑफ नैम को देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अनप्रिंसिपल्ड, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो नैम है वो क्या है, अनप्रिंसिपल्ड है, मतलब उसका कोई भी एक प्रिंसिपल नहीं है। एज इंडिया डिड नॉट टेक फर्म स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, वो ऐसा मानते थे कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि किसी भी इंटरनेशनल इश्यूज में अपना कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इंडिया ने साफ कह दिया था कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी इंटरनेशनल इशू में अपना क्या नहीं रखेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे या स्टैंड नहीं रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे। वो समय समय पर ये सारी चीजें कर रहा था, बट कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। एग्जाम्पल्स के लिए हमने देखा था कि कोरिया में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो गए और वहां पर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मीडिएटर का रोल निभाया और वहां पर जो भी शूटिंग वॉर्स हो रहे थे उनको शांत कराया। सो द सेकेंड वन इज इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर। अब कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर का मतलब क्या होता है, बोलना कुछ और करना कुछ, है ना। सो इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 with the USSR for
20 ईयर्स। तो इंडिया ने क्या किया, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया किसके साथ, यूएसएसआर के साथ 1971 में फॉर 20 ईयर। तो ये जो ट्रीटी साइन हुआ तो इसका एक इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ने लगा, नेगेटिव पड़ने लगा कि जो इंडिया था वो नैम का मेंबर हुआ करता था और उनका प्रिंसिपल था किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना, और यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया, है ना। अब उस समय 1971 में आपको मालूम है किस तरीके के हमारे यहाँ वॉर चल रहा था, है ना। तो हमें मिलिट्री की और वेपन्स की जो ज़रूरत थी उसके लिए जो इंडिया था उसने ट्रीटी साइन किया, फ्रेंडशिप ट्रीटी, किससे, यूएसएसआर से। तो इस ट्रीटी के बेसिस पर जो अदर कंट्रीज थी उनको लगने लगा कि जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक इनकंसिस्टेंट है और एक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर को वो अपना रहा है, उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी फेस जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की क्रिटिसिज्म भी नैम को झेलने पड़े। सो गाइज ये चैप्टर होता है यहीं पर एंड। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ बिटवीन टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, और उनकी जो भी मेंबर्स हुआ करते थे बेसिकली कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ एरियाज में वहाँ पर भी वॉर्स स्टार्ट हो गए थे। तो इन वॉर्स को शांत कराने के लिए मीडिएटर के रूप में एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आई जिसे हम जानते हैं किस नाम से, नैम के नाम से, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से। और धीरे धीरे नैम का जो प्रिंसिपल था मीडिएटिंग का वो चेंज होकर इकोनॉमिकल इश्यूज में ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। सो गाइज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक का एक बार इस चैप्टर का ज़रूर रीड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।